हेलो एवरीवन, मैं आपकी ऑथर वॉलेट। अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी नॉवेल्स कैसी लगती हैं। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर, लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 32, पार्ट 5, इग्नोर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांगजी से कहा था कि उसे वांगजी का वो धुन सुनना है जो वांगजी ने क्रिएट किया है विंग के लिए। इसलिए विंग ने वांगजी को उसका वो गिटार दे दिया था, जो गिटार वांगजी अभी लेकर बैठा हुआ है और उसकी नजरें विंग की तरफ है। पर सबकी नजरें इस वक्त वांगजी की तरफ थी, जिसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई जब विंग ने वांगजी को नोट किया था। ये देखकर वांगजी ने उस गिटार को लिया और वो उस गिटार में अपनी उंगलियों को फिराने लगा था, और वांगजी के उस गिटार पर उंगलियां फिराते ही उस गिटार से एक खूबसूरत सी धुन बजने लगी थी, जो धुन विंग सुन सकता था। और वो शायद उस धुन में खो गया था और वो बस वांगजी का वो चेहरा देखने लगा था जो उसी की तरफ था, और उसकी वो नजरें उसी की तरफ थी। विंग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी और वो बस वांगजी को देखे जा रहा था, और वांगजी भी वो गिटार बजाते हुए विंग को देख रहा था। वांगजी की वो धुन इतनी खूबसूरत थी कि जिन लोगों ने भी उस धुन को सुना वो उसके तरफ जैसे खींचे चले गए थे। ये ग्रुप था बहुत छोटा सा, जिसमें विंग, लीहो सेंग, जंगशायाली, वेंचिन, मेम्या, रायन, पॉसेसरन, लैनी, रेन गॉडेस, रेने, सिजोई, बस इस ग्रुप में इतने ही लोग थे। मुश्किल से मिलाकर 12 से 15 ही लोग होंगे जो गोल बनाकर बैठे हुए थे और बीच में आग चल रही थी, और उस आग के बगल में वांगजी बैठकर गिटार बजा रहा था। विंग वांगजी के ग्रुप की तरह ही कई सारा ग्रुप्स बना हुआ था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो थे कॉलेज के आए हुए थे ट्रिप पर, इसीलिए ढेर सारे ग्रुप्स थे जो अलग अलग जगह बैठकर अलग अलग गेम्स खेल रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। पर जैसे ही वांगजी के इस धुन को सभी ने सुना, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो अपने ग्रुप से उठकर वांगजी के ग्रुप की तरफ आने लगे थे, और वो खड़े होकर वांगजी के इस धुन को सुन रहे थे कि वांगजी कितना खूबसूरत ये गिटार बजा रहा है। एक पर्सन ने कहा, हे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये कितनी खूबसूरत धुन है ना, सुनो। हाँ, पर ये कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है। हे, मैंने भी सुना। एक सेकेंड, ये तो गिटार की आवाज है। क्या कोई गिटार बजा रहा है? हाँ सच में, ये गिटार की आवाज है। पर ये गिटार की आवाज आ कहाँ रही है? वहां से, बेंची के ग्रुप से। बेंची का ग्रुप है कहाँ? अरे वो देखो, वहाँ है बेंची। चलो चलते हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरफ आ गए थे, और वो सभी खड़े होकर इस खूबसूरत से म्यूजिक को सुन रहे थे जो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी बजा रहे थे। पाउसा सेरेन के चेहरे के ऊपर एक छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि वो देख रही थी कि डिस्ट्रॉयर ने लाइफ के लिए इतना खूबसूरत गाना लिखा है, इतना खूबसूरत म्यूजिक लिखा है। सच में ये म्यूजिक बहुत खूबसूरत है, जो दिल को सुकून पहुंचा जाती है, क्योंकि इस म्यूजिक में तो बहुत सारा लव है डिस्ट्रॉयर का लाइफ के लिए। लैनी ने पॉसेसरन से कहा, पॉसेसरन, आपको नहीं लगता डिस्ट्रॉयर कुछ ज़्यादा ही लाइफ से प्यार करने लगे हैं? पॉसेसरन ने कहा, देख रही हूँ, पर अब सोचती हूँ कि जब अंत आएगा तो डिस्ट्रॉयर को कितना दर्द होगा। लैनी ने कहा, हाँ, शायद डिस्ट्रॉयर को बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है अंत में, पर इस वक्त तो डिस्ट्रॉयर अपने होश गंवा बैठे हैं प्यार में। पॉसेसरन ने कहा, गंवाने दीजिए, क्योंकि ये जब तक ये खूबसूरत मोमेंट है, ये खूबसूरत पल है, उन्हें जी लेने दीजिए, क्योंकि बाद में तो उन्हें शायद रोना है। मिस्टर जियांग, ये म्यूज़िक कितना खूबसूरत है ना। इस म्यूज़िक को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने
अपने प्यार के लिए अपना दिल निकाल कर रख दिया हो। जियांग ने कहा इस म्यूजिक को सुनते हुए। हाँ, सही कहा, पर ये दिल है डिस्ट्रॉयर का। ये सुनकर शुयांग जो उस पहाड़ी पर बैठा हुआ था और सामने उसके आग जल रही थी और वो सभी बाइनोकुलर से विंग और वांगजी को देख रहे थे ये पल एंजॉय करते हुए। शुयांग ने कहा हाँ, डिस्ट्रॉयर ने अपना दिल निकाल कर लाइफ के सामने रख दिया है। क्या कोई इतना प्यार किसी से कर सकता है? ये सुनकर जियांग ने शुयांग को देखा और कहा शायद कर सकता है। हर किसी के प्यार करने का तरीका अलग होता है, पर मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे प्यार को कब समझोगे शुयांग। ये जियांग ने अपने मन में कहा था। जियांग ने कहा ये किसका कॉल है? जियांग ने अपने कोट में से अपने फ़ोन को निकाला और देखा तो ये कॉल तो मिस्टर मिन का था। जियांग ने कहा मिस्टर मिन मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ये कहकर जियांग ने उस फ़ोन को रिसीव कर लिया। शुयांग जियांग को देखने लगा था और नीमिंजे ने शुयांग से इशारे में कहा मिस्टर मिन ने क्यों कॉल किया है? शुयांग ने कहा मुझे नहीं पता। जियांग ने कहा हेलो मिस्टर मिन। मिस्टर मिन ने कहा मिस्टर जियांग, क्या आपकी मिस चारोजिला से बात हुई? जियांग ने कहा हाँ, कुछ देर पहले हुई थी। मिस्टर मिन ने कहा मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, मुझे उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, क्या आप उन्हें बता देंगे? जियांग ने कहा ऑफ कोर्स मैं बता दूंगा, क्या है ऐसा इम्पोर्टेंट? मिस्टर मिन ने कहा वो मिस चारोजिला ने मुझसे सबसे फर्स्ट मर्डर की बात की थी। जियांग ने कहा अच्छा वो मर्डर, बीजिंग का फर्स्ट मर्डर? मिस्टर मिन ने कहा हाँ, बीजिंग में इस मर्डर की शुरुआत एक लड़की से हुई थी। जियांग ने कहा हेलो मिस्टर मिन, हेलो, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मिस्टर मिन ने कहा ये नेटवर्क। ये कहकर मिस्टर मिन इधर से उधर चलने लगे थे क्योंकि उन्हें जियांग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए शायद। और यहाँ लूना मिस्टर मिन को नेटवर्क के लिए इधर से उधर चलते हुए देख रही थी। लूना के फेस पर घबराहट दिख रहा था, वो घबराई हुई लग रही थी और उसके माथे पर पसीना था और उसकी नज़रें मिस्टर मिन की तरफ थी जिनके हाथों में फाइल थी जिस फाइल पे लिखा था डेफोडिल। लूना उसी फाइल को देख रही थी। जियांग ने कहा मिस्टर मिन आप क्या कह रहे थे? मिस्टर मिन ने कहा मिस्टर जियांग, डेफोडिल का वो पहला मर्डर। मिस्टर जियांग आपको सुनाई दे रहा है? जियांग ने कहा हाँ मिस्टर मिन मुझे सुनाई दे रहा है, आप क्या कह रहे थे? मिस्टर मिन ने कहा मर्डर की पहले शुरुआत एक लड़की से हुई थी जिसका नाम है इसाबेल। क्या बोला आपने? इसाबेल। जियांग ने कहा इसाबेल, ये नाम मैंने कहीं सुना है। मिस्टर मिन ने कहा हाँ आपने सुना होगा क्योंकि हेलो मिस्टर जियांग, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ मिस्टर मिन, अभी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी, पर आपकी आवाज़ कट रही है। मिस्टर मिन ने कहा हाँ आपने नाम सुना होगा मिस्टर जियांग, आपने ये नाम सुना होगा क्योंकि हमारे ही डिपार्टमेंट में वो लड़की आने वाली थी, उसकी फाइल आई थी हमारे पास। मिस्टर जियांग आपको आवाज़ सुनाई दे रही मेरी? जियांग ने कहा हाँ मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। कौन लड़की? इसाबेल आने वाली थी। इसाबेल? ऐसे क्यों लगता है मैंने इस लड़की का नाम सुना है? हाँ मिस्टर जियांग आपने नाम सुना होगा क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट में आने वाली थी पर वो मर चुकी है। मिस्टर जियांग मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है और मुझे लगता है कि हम किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। जियांग ने कहा ट्रैप में? हेलो मिस्टर मिन, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, आपकी आवाज़ कट रही है। मिस्टर मिन आपकी आवाज़ कट रही है। मिस्टर जियांग मैं कह रहा था कि वो लड़की हमारे डिपार्टमेंट में आने वाली थी पर वो तो पहले से है ना, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मिस्टर जियांग मुझे मिस चारोजिला को ये खबर पहुंचानी है। ठीक है, आप मुझे वो फाइल भेज दीजिए, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। और उस लड़की की फ़ोटो मुझे नहीं मिली है अभी तक। उस लड़की की फ़ोटो ऑफिसर्स आज मुझे भेज देंगे। हाँ मिस्टर मिन, हाँ मिस्टर जियांग, उस लड़की की फ़ोटो डेफोडिल के पुलिस ऑफिसर्स मुझे भेज देंगे, वो भी आज ही, तब मैं आपको भेज दूंगा। पर उस लड़की का नाम क्या है? मिस्टर जियांग मैंने आपको बताया तो उस लड़की का नाम है इसाबेल
और वो लड़की है, वो हमारे डिपार्टमेंट में पहले से है, पर फाइल के हिसाब से वो मर चुकी है। उसी का पहला मर्डर हुआ था। मिस्टर मिन, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मिस्टर मिन, आपने क्या कहा? किसका पहला मर्डर हुआ था? उस लड़की का, हमारे डिपार्टमेंट में जो पहले से वो आपके साथ काम करती है। कौन काम करता है? मिस्टर मिन, मिस्टर मिन, मिस्टर जियांग, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मिस्टर मिन, वही लड़की, उस लड़की नाम है, वो आपके साथ थी। मिस्टर मिन, मिस्टर मिन, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मिस्टर मिन, हेलो हेलो हेलो, मिस्टर मिन, हेलो। जियांग चिल्लाता रह गया, पर दूसरी तरफ की आवाज जो थी फंस फंस के आ रही थी और जियांग को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। उसने कुछ चंद बातें ही सुनी थी और वो उन्हें समझ पाया था। और फिर एक वक्त के बाद उस फोन से एक बीप 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 की आवाज सुनाई देने लगी थी। जियांग ने कहा उस फोन को देखते हुए, शिट, यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? शुयांग ने खड़े होते हुए कहा, जियांग, मिस्टर जियांग, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जियांग ने कहा खुद को शांत करते हुए, मिस्टर शू, मिस्टर मिन का मुझे कॉल आया था, वो किसी केस के बारे में बता रहे थे। मिस्टर नीये ने कहा, किस केस के बारे में? जियांग ने कहा, जहाँ से इन मौतों की शुरुआत हुई थी। शुयांग ने कहा, मौतों की शुरुआत? तो इन मौतों की शुरुआत हुई कहाँ से थी? जियांग ने कहा शुयांग को देखते हुए, डैफोडिल से। शुयांग ने कहा, मिस्टर जियांग, अगर डैफोडिल से इन मौतों की शुरुआत हुई थी तो आपको सबसे पहले डैफोडिल में छानबीन करनी चाहिए थी, बीजिंग में नहीं। आप बीजिंग में क्यों कर रहे थे? जियांग ने कहा, मिस्टर शू, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम दूसरे एरिया में जाकर वहाँ के केस में टांग नहीं लड़ा सकते हैं। शुयांग ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, दूसरी जगह जाकर वहाँ के केसों में टांग नहीं लड़ा सकते तो चारोसीला क्या करती हैं? जियांग ने कहा, मिस्टर शू, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, पर इस केस को पहले मैंने संभाला था, बाद में मिस चारोसीला आई थी। शुयांग ने कमेंट करते हुए कहा, हाँ, हर बार की तरह उन्होंने आपसे केस छीन लिया था। जियांग ने कहा अपने चश्मे को ठीक करते हुए, सही कहा, तो वो बाद में आई थी। इसी वजह से जैसे जैसे हम इस केस में घुसते गए वैसे वैसे हमें नए राज पता चलते गए और हम आज यहाँ आए। इसी वजह से हमें डॉफेडॉल जाने का मौका ही नहीं मिला और ना ही वहाँ के केस को केस की जांच करने का मौका मिला। इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि मिस चा ने उस फाइल को मंगाया था। शुयांग ने कहा, ओह, तो ये बात थी। जियांग ने कहा, हाँ, वैसे अब तो आपको सब कुछ पता ही है। शुयांग ने जियांग को देखते हुए कहा, क्या मतलब? जियांग ने कहा, मेरा मतलब है कि आपको अब सब कुछ बताइए कि हमें आपकी ज़रूरत क्यों थी। शुयांग ने कहा सामने देखते हुए, हाँ, आप लोगों को मेरी ज़रूरत थी क्योंकि आप लाइफ तक पहुंचना चाहते थे। जियांग ने कहा, हाँ, हम लाइफ तक पहुंचना चाहते थे, जो आपकी वजह से बहुत आसान हो गया। शुयांग ने कहा, मिस्टर जियांग, पर आप अभी तक लाइफ के पास पहुंचे कहाँ हैं? आपको अभी बस ये पता चला है कि मिस्टर वी वुशान ही लाइफ है। जियांग ने कहा, हाँ, अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहुंच नहीं सकते। शुयांग ने कहा, सही कहा, पर मुझे नहीं पता था कि जिस बच्चे के पीछे मैं पड़ा था वो बच्चा लाइफ है, और अब देखो वो बच्चा कितना बड़ा हो गया है। कमाल की बात है ना? जियांग ने कहा। शुयांग ने कहा, उस बाइनोकुलर से विंग को देखते हुए, डिस्ट्रॉयर और लाइफ एक साथ कितने खूबसूरत लगते हैं ना? जियांग ने बाइनोकुलर को अपने फेस पर लगाते हुए कहा, हाँ, सच में वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। शुयांग ने विंग के स्माइल को देखते हुए कहा, क्योंकि उस बाइनोकुलर से विंग का चेहरा तक बहुत पास में दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि उसकी स्माइल तक शुयांग को दिख रही थी उसके आंखों के सामने। शुयांग ने कहा, लाइफ की स्माइल कितनी खूबसूरत है ना? क्या इतनी खूबसूरत स्माइल और किसी की हो सकती है? जियांग ने कहा, पता नहीं, पर शायद नहीं भी हो सकती है क्योंकि वो लाइफ है, उनकी तरह कोई नहीं। शुयांग ने विंग को देखते हुए कहा, हो ही नहीं सकता कोई भी लाइफ की तरह। जैसे ही शुयांग ने ये कहा, वांगजी की वो धुन सुनाई देना बंद हो चुकी थी और वांगजी ने विंग से पूछा, उसे देखते हुए, उसके हाथ में अभी भी वही गिटार था। विंग, क्या तुम्हें ये पसंद आया? दूसरी तरफ सभी शॉक थे ये धुन सुनने के बाद, क्योंकि वो सब खो गए थे इस म्यूजिक में। इसी वजह से कोई कुछ कह नहीं रहा था, पर विंग ने कहा, पसंद, बहुत खूबसूरत था,
रंजा, ये कहते ही विंग अपनी जगह से खड़ा हो गया था। ये देखकर वांगजी भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। विंग दौड़ता हुआ आया और उसने वांगजी को हक कर लिया टाइटली। वांगजी ने भी विंग को टाइटली हक कर लिया था। विंग ने कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए इतना खूबसूरत गाना लिखा। मुझे तो पता ही नहीं चला तुम इतना अच्छा गाना लिख सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रंजा, आई एम सो हैप्पी। तभी विंग और वांगजी को ढेर सारे तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। सभी क्लैपिंग कर रहे थे विंग और वांगजी के लिए, या कहो वांगजी के लिए, क्योंकि वांगजी ने इतना खूबसूरत गाना जो लिखा था। विंग ने अपने फेस को उठाकर सभी की तरफ देखा। सभी की आंखों में चमक थी, सभी खुश थे, चेहरे पर स्माइल थी। वांगजी देख सकता था इन लोगों को खुद के लिए तालियां बजाते हुए। शायद ये डिस्ट्रॉयर के जिंदगी में पहली बार हुआ था। विंग के अलावा किसी ने उनके लिए तालियां बजाई हुई थी, और वो लोग तालियां बजा रहे थे जिन लोगों को कभी डिस्ट्रॉयर मारना चाहते थे। ह्यूमंस उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, वो भी बहुत खुशी से। वो खुश थे वो सभी, और उनकी आंखों में खुशी दिख भी रही थी। ये कोई बनावटी मुस्कुराहट नहीं थी, ये नेचुरल मुस्कुराहट थी जो डिस्ट्रॉयर देख सकते थे उन सभी के चेहरे को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और उन सभी की आंखों में वो चमक भी देखी जा सकती थी, जो चमक बता रही थी कि वो सभी कितने खुश हैं। डिस्ट्रॉयर का ये म्यूजिक सुनकर विंग के लिए उन तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में वो तालियों की आवाज गूंज गई थी। और ये तालियां बजाने वाले बस स्टूडेंट्स ही नहीं थे। मास्टर लैन, प्रोफेसर लैंस जैन और लैन कुरैन के सेक्रेटरी जिन भी थे, या कहो चिंगी। इतने सारे लोगों को खुद के लिए तालियां बजाते हुए देखकर वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग ने कहा, लंजा तुम घबरा क्यों रहे हो, तुमने बहुत अच्छा गाना लिखा था। ये कहकर विंग ने वांगजी के चेहरे पर अपने एक हाथ को रखा। वांगजी ने कहा, सच में विंग ये अच्छा था। निहो सेंग ने कहा, लान वांगजी तुम्हारा गाना हिट है बॉस, इट्स टू गुड, नो ऑसम। ये कहते हुए निहो सेंग हुटिंग करने लगा था। रायन ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर लान मैंने नहीं सोचा था कि आप इतना अच्छा गाना भी लिख सकते हो, कमाल की बात है। ये कहकर रायन हंस रहा था, या कह लो गार्डियन एंजल हंस रहे थे। शायद ही किसी ने गार्डियन एंजल को आज से पहले हंसते हुए देखा था, इसीलिए शायद कुछ गॉड्स की नजरें गार्डियन एंजल की तरफ भी चली गई थी, जैसे लैन कुरैन की नजरें और प्रोफेसर लैन कुरैन की नजरें भी थी। यहाँ बॉस चनन और लैनी मुस्कुरा रही थी, और वो दोनों भी क्लैपिंग कर रही थी विंग और वांगजी को एक साथ देखकर। और जंगशा यानली भी। यानली ने कहा, मेरा डिसीजन परफेक्ट था, लान वांगजी को मेरा ब्रदर इन लॉ बनाने का। मैंने कहा, यानली तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं जा रही। यानली ने कहा, मेरी मर्जी, मैं उसे तो पहले ही बनाना चाहती थी। मैंने कहा, वैंगजिंग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वैंगजिंग ने कहा, हाँ मुझे क्या बोलना चाहिए। ये कहकर वैंगजिंग ने विंग और वांगजी से अपनी नजरें हटाकर मैम की तरफ देखा। मैंने कहा, वैंगजिंग तुम कितनी बोरिंग हो गई हो, अब तो तुम कुछ कहती ही नहीं। ये देखकर सुजुई ने कहा गुस्से में, मैम अपने जबान को लगाम दो। जंगशा ने कहा, सही कहा तुमने, वैसे मैम वैंगजिंग तो सुधर गई हो, तुम्हें भी सुधर जाना चाहिए, तुम अभी भी वही बदतमीज हो। मैम ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। यानली ने कहा, हे शट अप। यहाँ अगर यानली सभी को रोकती नहीं ना, एरा गैंग और डेविल गैंग में लड़ाई हो जाती, पर यहाँ दूसरी तरफ तो विंग और वांगजी सब कुछ भूलकर एक दूसरे में ही खो गए थे। वांगजी विंग के आंखों में देख रहा था, और विंग वांगजी के आंखों में देख रहा था। कुछ देर के बाद सभी अपने टेंट में थे और सोए हुए थे। सभी स्टूडेंट का जो टेंट था वो उस झील के किनारे था, और उन टेंट के सामने वही आग जली थी जिस आग के बगल में बैठकर डिस्ट्रॉयर कुछ देर पहले गिटार बजा रहे थे। पर
अब वो आग अब धीमी पड़ चुकी थी। उस आग से लपटें नहीं निकल रही थी, इसीलिए वो आग अब धीमी धीमी चल रही थी। पर लगता है सब तो सो गए थे, पर कोई था जो जाग रहा था, और वो उस झील के किनारे लेटकर उस जमीन पे, जिस जमीन पर वो लेवेंडर कलर के फ्लावर्स थे जिन्हें फ्लोरा कहते हैं, उन ढेर सारे फ्लोरास के बीच में लेटा हुआ था, उस शख्स के बगल में जिससे वो बहुत प्यार करता है। पर उसकी नजरें आसमान की तरफ थीं, जो नजरें आसमान में तारे देख रही थीं। विंग ने कहा, लंजा, यहाँ से तारे कितने खूबसूरत दिखते हैं ना। वांगजी ने विंग को देखते हुए कहा, हाँ, बहुत खूबसूरत दिखते हैं जैसे तुम। ये सुनकर विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे हमेशा देखते क्यों रहते हो? वांगजी ने कहा, क्यों, मेरा देखना तुम्हें पसंद नहीं आता? विंग ने कहा, ऐसा नहीं है, पर मुझे जानना है, तुम हमेशा मुझे देखते क्यों रहते? तुम्हारी नजरें, मुझे ऐसा लगता है, वो हमेशा ही मुझ पर रहती हैं। वांगजी ने कहा, हमेशा रहती हैं, तुमने सही कहा। विंग ने कहा, पर क्यों? वांगजी ने कहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता। विंग ने कहा, किस चीज़ का? वांगजी ने कहा, इस चीज़ का कि तुम मुझे कैसे मिल गए। विंग ने कहा, उस घास पर से उड़ते हुए जिसके अगल बगल पूरा लेवेंडर कलर के फ्लावर्स थे, वो उन फ्लावर्स के बीच में सोए हुए थे, या कहो लेटे हुए थे और तारे देख रहे थे। विंग ने कहा, कैसे मिल गए, इसके क्या मतलब है? वांगजी ने कहा, विंग के उस खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए अपने सामने, विंग, मुझे यकीन नहीं होता तुम कैसे मिल गए। विंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, वांगजी ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे, इसीलिए सोचता हूँ कि तुम मुझे कैसे मिल गए। क्योंकि विंग, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरा प्यार मुझे लौटाओगे। ये सुनकर विंग ने वांगजी के चेस्ट पर अपने सिर को रख दिया और उसके हाथ को अपने वेस्ट पर रख दिया। वांगजी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया और उसे खुद के और भी ज्यादा करीब कर लिया। और विंग ने फिर वांगजी को देखते हुए कहा, कैसे नहीं लौटाता? मैंने भी तो तुमसे उतना ही प्यार किया है ना, जितना शायद तुमने किया। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर सच बताऊं लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकता। वांगजी ने कहा, विंग, मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही विंग ने वांगजी की आंखों में देखा। वांगजी ने कहा, विंग, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, वांगजी के चेहरे पर हाथ रखते हुए, कभी नहीं, कभी भी नहीं। पर वांगजी ने कहा, पर क्या? विंग ने कहा, लंजा, एक बात कहूँ? वांगजी ने कहा, कहो। विंग ने कहा, कभी मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। ये सुनकर वांगजी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वांगजी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, लंजा, मैं चाहता हूँ तुम मेरा कभी ट्रस्ट मत तोड़ना, क्योंकि अगर तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा ना, मैं सह नहीं पाऊंगा इसे। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए रंजा, मैं चाहता हूँ तुम मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, क्योंकि ये गलती मैं नहीं करना चाहता। ये सुनते ही वांगजी के अल्फा ने कहा, ओमेगा, लान वांगजी, ये हमारे ओमेगा ने कहा है विंग से। वांगजी ने विंग के चेहरे को देखते हुए कहा अपने मन में, मैं जानता हूँ उसी ने ये विंग से कहा होगा। वो मुझे विंग से दूर रखना चाहता है, इसलिए तो विंग को वो बात याद नहीं जब आखिरी बार विंग के ओमेगा से मैं मिला था। लंजा, क्या हुआ? वांगजी ने कहा मुस्कुराते हुए। कुछ नहीं विंग। विंग ने कहा, तो तुम मुझे देख क्यों रहे थे? वांगजी ने कहा, तुम मुझे बताओ, क्या सच में
तुम्हें मेरा गाना पसंद आया था। विंग ने कहा वांग जी के सीने से उठकर उसे देखते हुए। लंजा, वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो गाना तुमने दिल से लिखा था। तो मुझे पसंद कैसे नहीं आता। अब उस गाने में मेरे अल्फा ने इतना सारा प्यार डाला था और अपने प्यार को मेरे सामने इतने खूबसूरत तरीके से बताया था। तो मुझे भी तो अपने प्यार को मेरे अल्फा को बताना चाहिए ना कि मैं अपने अल्फा से कैसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग से कहा, क्या? वांग जी को कुछ समझ में नहीं है विंग कहना क्या चाहता है। विंग ने कहा, लंजा, मैं अपने प्यार को एक्सप्लेन नहीं कर सकता या बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसीलिए ये कहकर विंग ने वांग जी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो उसके करीब चलने लगा और फिर विंग ने वांग जी के लिप्स पर एक किस किया। ये देखकर वांग जी शॉक हो गया था और वो बस अपनी आंखें खुली रखकर विंग को देख रहा था, जिसकी आंखें पहले से ही बंद थी। विंग ने वांग जी से दूर होते हुए और अपने आंखों को खोलते हुए कहा। वांग जी बस विंग की आंखों को देख रहा था, जो उस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन आसमान में तारों के नीचे वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो विंग की आंखों में पूरा आसमान दिख रहा था, क्योंकि विंग की आंखों में उस वक्त बहुत चमकती होती भी क्यों ना, उसके अल्फा ने उसके लिए इतना खूबसूरत गाना लिखा था और उस गाने में उसने अपने प्यार को बताया था कि उसका अल्फा उससे कितना प्यार करता है। तो विंग की आंखों में चमक होना तो लाजमी था और ऊपर से वांग जी को तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हेवन में हो विंग के साथ, क्योंकि वो लेवेंडर कलर के फ्लावर्स यानी फ्लोरास से आती हुई खुशबू जो उनके चारों तरफ थे और विंग के शरीर की वो गर्माहट जो वांग जी अपने चेहरे पर फील कर सकता था, क्योंकि वांग जी के चेहरे पर विंग ने अपने हाथ को रखा था और विंग से आती वो खुशबू फेरोमोन्स जो वांग जी को पागल बना रही थी। और विंग की ये खूबसूरती, वांग जी तो बस ऐसे विंग में ही खो गया था। विंग ने क्या कहा वो बस उसके कान में जा रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था, वो बस विंग को देखे जा रहा था और विंग भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। पता नहीं कितनी देर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और न जाने कब मौसम ने भी करवटें ले ली थी और आसमान से वो स्नोफॉल होने लगी जो विंग के ऊपर गिर रही थी। वांग जी देख सकता था विंग के उन खूबसूरत बालों के ऊपर गिरते हुए वो स्नोफॉल्स, जिन्हें देखकर वांग जी ने अपने हाथों को विंग के बालों की तरफ बढ़ाया और उन स्नोफॉल्स को हटा दिया, क्योंकि इन ठंडी बर्फ ने, इन स्नो ने उसके ओमेगा को टच कैसे किया। उसका ओमेगा बस उसका है और किसी के नहीं, और उसकी ये खूबसूरती, उसकी ये मुस्कुराहट और उसकी ये खूबसूरत नज़रें बस उसकी हैं। ये नज़रें किसी और को नहीं देख सकती। इसीलिए तो वांग जी ने उन बदतमीज स्नोफॉल्स को हटा दिया, क्योंकि वो स्नोफॉल्स मेरे ओमेगा का अटेंशन पाना चाहती थी। इसीलिए तो वांग जी ने ऐसा किया। विंग ने ये देखकर मुस्कुरा दिया। वांग जी ने कहा, विंग, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम्हारी? विंग ने कहा, मेरी? वांग जी ने विंग के करीब आते हुए कहा। वांग जी और विंग इस वक्त दोनों ही बैठ गए थे उस जमीन पर और वांग जी ने विंग के चेहरे पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। ये कहकर वांग जी विंग के करीब जाने लगा। वांग जी को अपने करीब आते हुए देखकर विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वांग जी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उस वक्त विंग की हार्ट बीट बहुत तेज थी, क्योंकि वांग जी उसके करीब आ रहा था और उसके फेरोमोन्स विंग इनहेल कर सकता था। वो खूबसूरत सैंडलवुड के फेरोमोन्स जो उसे बहुत पसंद है और वो उसे पागल कर देते हैं, बस जैसे विंग अभी बस पागल हो जाएगा उसे लग रहा था। वांग जी उसके और करीब नहीं आया था और यहाँ वांग जी विंग के करीब जा रहा था धीरे धीरे। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो विंग के उन फेरोमोन्स को इनहेल कर सकता था जो रोज और लेवेंडर के थे और वो ये भी फील कर सकता था अपने हाथों पर वो विंग के पकड़ को जो
विंग की पकड़ थी वांग जी के हाथों पर वो और जैसे जैसे वांग जी विंग की तरफ बढ़ा था वो टाइट होते जा रही थी, क्योंकि उस वक्त विंग नर्वस था और शायद वो ये भी चाहता था कि वांग जी उसे किस करे अभी। हाँ, विंग चाहता था कि वांग जी उसे किस करे, इसीलिए तो जब वांग जी उसके करीब गया और वो उसे किस करने वाला था तो विंग जैसे हे लव बर्ड्स, तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? ये सुनते ही विंग ने अपनी आंखें खोली और उसने कहा हाँ, और यहाँ वांग जी ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। दोनों ने उस दिशा में अपनी नजरें की तो जहाँ से ये आवाज आई थी दोनों ने देखा कि वहाँ यालनी खड़ी थी, वो भी बहुत गुस्से में अपने कमर पर अपने दोनों हाथों को रखकर। यालनी ने कहा तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने तुम दोनों को परमिशन दी थी कि तुम दोनों एक साथ घूम सकते हो, एक साथ रह सकते हो और किस भी कर सकते हो, वो भी बस दिन में, रात में नहीं, और वो भी अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर विंग ने अपनी नजरें और सिर्फ दोनों ही नीचे कर लिए थे, क्योंकि उसे शर्म आ गया था उसकी चीजें इतने डायरेक्टली कैसे बोल सकती हैं। याली ने कहा लान वांग जी उठो वहां से। तुम क्या? विंग यहाँ आओ अभी। विंग ने वांग जी के हाथ को छोड़ दिया और वो जल्दी से खड़ा हो गया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग ने पलट कर भी नहीं देखा। उसने कहा लंजा लान वांग जी उसका हाथ छोड़ो। ये सुनते ही वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि यालनी बहुत गुस्से में थी। विंग अपना सिर नीचे करते हुए यालनी के पास गया और वो उसके सामने खड़ा हो गया किसी बच्चे की तरह। उस वक्त विंग यालनी के सामने ऐसे खड़ा था जैसे विंग अपने मम्मा के सामने खड़ा हो और उसकी मम्मा ने उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया। यालनी ने कहा विंग के हाथ को पकड़ते हुए विंग क्या चलो और लान वांग जी मेरे भाई से रात में मिला मत करो। ये सुनते ही वांग जी ने एक गल्प किया। वो जानता है विंग की ये बहन अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। वांग जी इतना डर के तो उसे लग रहा था यानी उसका पत्ता ही नहीं काटे, इसीलिए वांग जी ने नोट किया अपने सिर को बार बार हिलाकर। यालनी ने कहा अपने सिर को क्या हिला रहे हो, मुंह से बोलो। वांग जी ने कहा हाँ मैं रात में विंग से नहीं मिलूंगा, प्रॉमिस जय। यालनी ने कहा बेटर। ये कहकर यालनी ने टाइम देखा और कहा ओह माय गॉड, रात के 2:30 बज रहे हैं और तुम दोनों को इतनी रात में मिलने की परमिशन नहीं है, चलो यहाँ से। ये कहकर यालनी विंग को वहाँ से लेकर चली गई और वांग जी बेचारा वहीं खड़ा का खड़ा ही रह गया, जिसके ऊपर वो स्नोफॉल्स गिरने लगे थे। ये शायद कोई देख रहा था, शायद गार्डियन एंजल या पाओसरन लाइनी, पर किसी फर्क पड़ता था विंग को तो नहीं, क्योंकि इस वक्त विंग डरा हुआ था, क्योंकि उसकी चीजें गुस्से में है जो उसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं होती, पर वो आज उससे गुस्सा है, इसलिए विंग डर गया था बहुत ज्यादा। और उसकी चीजें ने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, वो भी किस करते हुए शायद। और यहाँ निहो सिंह अपने टेंट में आराम से सोया हुआ था, वो भी मुंह खोलकर खर्राटे देते हुए। जब यालनी विंग और निहो सिंह के टेंट के पास आई तो उसने देखा निहो सिंह सोया हुआ था और वो भी मुंह खोल के खर्राटे ले रहा था। यालनी ने कहा इस ओमेगा को मैंने कहा था कि मेरे भाई के ऊपर नजर रखना, तो ये ओमेगा घोड़े बेचकर सो रहा है, वो भी खर्राटे ले रहा है। ये कहकर यालनी ने नीचे देखा तो शूज पड़े हुए थे निहो सिंह के। यालनी ने उस शूज को उठा लिया। ये देखकर विंग ने कहा सिजे। उससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, सिजे ने उस शूज को निहो सिंह के ऊपर दे मारा। जैसे ही निहो सिंह को ये शूज लगा, निहो सिंह हड़बड़ा उठ गया। उसने कहा भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया, विंग भूकंप आया। पर निहो सिंह ने आंखें खोली तो उसने देखा विंग तो उसके सामने है। निहो सिंह ने कहा विंग भूकंप आया और तुम पहले टेंट से निकल गए। विंग ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। यालनी ने कहा भूकंप नहीं है हुसैन, मैंने तुम्हें जूता फेंक के मारा है। निहो सिंह ने कहा क्या सिजे, सोते हुए कौन मारता है? यालनी ने कहा मैंने तुमसे कहा था तुम हुसैन विंग के ऊपर नजर रखोगे, पर तुम तो सो रहे थे। निहो सिंह ने कहा सिजे मैंने नजर रखा था, प्रॉमिस। यालनी ने कहा ओह सीरियसली? निहो सिंह ने कहा हाँ सिजे, देखिए मैं उसे पकड़ के सोया था। ये कहते ही निहो सिंह ने अपने पास देखा जहाँ एक पिलो था जिसे उसने पकड़ा था, और फिर उसने विंग को देखा। निहो सिंह ने कहा विंग तुमने मुझे नींद में बेवकूफ बनाया। यालनी ने कहा और तुम बन भी गए। ये कहकर यालनी ने विंग की तरफ देखा और निहो सिंह ने भी विंग की तरफ देखा। विंग ने अपने सिर को नीचे करते हुए कहा सिजे वो क्या है ना, मुझे नजर नहीं, मैंने मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो यालनी ने कहा तो विंग ने कहा
सीजे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो और हुसैन मुझे छोड़ नहीं रहा था तो मैंने निहो सेंग के हाथों में पिलो दे दिया और मैं टेंट से बाहर आ गया। तो मैं बस अकेला आया था, मैंने लंजा को बुलाया नहीं था सीजे। प्रॉमिस। ये कर विंग ने अपनी 3 उंगलियां दिखाई और उसे अपने सिर पे रख लिया। प्रॉमिस सीजे। उस वक्त याल्नी को विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि याल्नी को मन कर रहा था वो विंग के दोनों गालों को पुल करते हुए कहे, कोई बात नहीं आशन। पर याल्नी इस वक्त ऐसा कर थोड़ी सकती थी, वो बड़ी बहन है, वो इस वक्त गुस्सा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विंग जो उसे उसकी मॉम ने दिया है। वो भी धमका कर याल्नी को वो चीज़ याद आ गई थी। याल्नी ने गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, आगे से ऐसा विंग नहीं होना चाहिए। और निहोसेंग तुम उसके ऊपर नज़र रखोगे, अगर इस बार तुम फेल हुए ना, मैं सच बता रही हूँ सेंग। ये कहकर याल्नी ने अपनी मुट्ठियों को निहोसेंग को तरफ दिखाया। निहोसेंग ने कहा, सीजे ठीक है, मैं समझ गया, तो डिटेल में जाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, मैं समझ गया सीजे। याल्नी ने कहा, बेटर। और विंग अब सो जाओ। विंग ने कहा, ओके सीजे। ये कहकर विंग अपने टेंट के अंदर चला गया और उसने अपने ब्लैंकेट को ओढ़कर अपने आंखें बंद कर ली और कहा, सीजे मैं सो गया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। याल्नी ने कहा, बेटर। और हाँ, अगर तुमने ऐसा किया ना, मैं सच बता रही हूँ, या तुमने सोचा भी, तुम्हारे ब्रदर को मैं बता दूंगी और तुम उसे जानते हो, वो लान वांगजी को पीट देगा। विंग ने अपने आंखें खोलते हुए कहा, नो सीजे, गगा को मत बताना, वो सच में लंजा को पीट देंगे, मैं नहीं चाहता लंजा पीट जाए। ये सुनते ही निहोसेंग हंसने लगा और याल्नी को भी हंसी आ गई थी, पर उसने अपने हंसी को छुपा लिया क्योंकि विंग का चेहरा देखने लायक था। वो कितना डर गया था जंगशा के नाम पर कि जंगशा वांगजी को पीट डालेगा। हाँ, वैसे याल्नी को उम्मीद है जंगशा पीट भी सकता है, भले वो पसंद करता है वांगजी को विंग के लिए, पर ये सुनकर जंगशा वांगजी को पीट भी सकता है। याल्नी ने कहा, ओके ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, मॉर्निंग में मिलते हैं, गुड नाइट। हाय सिटी। ये मिस्टर मिन फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मिस्टर मिन कॉल उठाओ। ये कहकर मिस चारोजीला ने ब्रेक मारा और उन्होंने अपने सामने देखा तो वो गार्डेनिया के गेट के सामने खड़ी थी। गार्डेनिया यानी प्रेसिडेंट हाउस। मिस चारोजीला गार्डेनिया प्रेसिडेंट हाउस के सामने खड़ी थी। एक गार्ड ने कहा, आपको किससे मिलना है? मिस चारोजीला ने कहा, मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। ये सुनकर वो ऑफिसर शॉक हो गया था। उसने कहा, प्रेसिडेंट वहीं रुको तुम। ये कहकर वो गार्ड वहाँ से चला गया था और 3-4 गार्ड आए और उन्होंने मिस चारोजीला को घेर लिया था। मिस चारोजीला ने कहा, है ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कार से निकल रही हूँ, कार चेक कर लो और मुझे भी। फाइन, पर जल्दी करना, मेरे पास टाइम नहीं है। उस ऑफिसर ने कहा, मिस आप प्रेसिडेंट से मिलने आई हैं तो आपके पास वक्त है या नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट की सेफ्टी फर्स्ट है, सो कोऑपरेट कीजिए एंड दिस वे। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर मिस चारोजीला को ले गया चेक करने। मिस चारोजीला देख सकती थी दूर से गार्डेनिया को, जो बहुत खूबसूरत था। वो पूरा वाइट कलर का था और उसमें ढेर सारे शीशे लगे हुए थे जो शायद बुलेट प्रूफ थे। हेलो, हाँ सेक्रेटरी यांग, कोई मिस चारोजीला आई हैं, वो भी प्रेसिडेंट से मिलने, क्या मैं उन्हें वापस भेज दूँ? ये सुनकर सेक्रेटरी यांग ने पीछे पलट कर देखा तो प्रेसिडेंट की नज़र एक फाइल पर थी और उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर ग्लासेस लगा रखे थे। सेक्रेटरी यांग ने कहा, अंदर भेजो, मैं आ रहा हूँ उसे लेने। ये कहकर सेक्रेटरी यांग अपने लंबे लंबे पैरों से उसी तरफ आने लगे। सेक्रेटरी यांग बहुत जल्दी में लग रहे थे और वो बार बार अपने घड़ी में टाइम देख रहे थे क्योंकि सुबह के 7 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे और 5 मिनट बाद अगर मिस चारोजीला प्रेसिडेंट के सामने खड़ी नहीं हुई तो प्रेसिडेंट से मिस चारोजीला नहीं मिल पाएंगी और वैसे भी प्रेसिडेंट किसी को दूसरा मौका नहीं देती और वो टाइम की बहुत पंक्चुअल है, उन्हें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं और उनका हर एक मिनट तो बहुत कीमती है। जो इतना कीमती वक्त मिस चारोजीला को प्रेसिडेंट देने वाली हैं, वो मिस्टर यांग ने बहुत मुश्किलों से हाथ पैर जोड़कर प्रेसिडेंट से मांगा था, इसीलिए मिस्टर यांग बहुत जल्दी में थे। यहाँ मिस चारोजीला ने अपने दोनों हाथों को खड़ा किया हुआ था
और उनकी चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बीप बीप की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस गार्ड ने कहा जो चेक कर रहा था, मिस यहाँ आपने क्या रखा है, निकालिए इसे। ये सुनकर मिस चारोजिला ने अपने आइस को रोल किया और उन्होंने अपने हाथों को नीचे करते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो और क्या होगा यहाँ, ऑफ कोर्स गन है। ये कहकर मिस चारोजिला ने एक गन निकाला अपने कोट में से और वो उस पुलिस ऑफिसर को दे दिया। ये लो। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुम्हारे शूज़ में क्या है? मिस चारोजिला ने कहा, निकालती हूँ, सब निकालती हूँ। ये कहकर मिस चारोजिला ने अपने शूज़ के हील्स में से 2 गन निकाले, एक गन अपने स्लीव्स में से निकाले, एक चाकू निकाला अपने सॉक्स में से और कहा, हो गया? उस गार्ड ने कहा, नहीं और भी है, निकालो, तुमने क्या क्या छुपाया है? मिस चारोजिला ने कहा, ओह तुम तो बहुत चालाक हो। ओके। ये कहकर मिस चारोजिला ने अपने बैग में से एक गन निकाला और अपने बालों में से एक खंजर निकाला, जिससे मिस चारोजिला के बाल खुल गए थे। मिस चारोजिला ने अपने बालों को सही करते हुए कहा, ठीक है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम चाहो तो 3-4 बार चेक कर सकते हो, अब फिर भी तुम्हें एक ही रिजल्ट मिलेगा। ये मिस चारोजिला ने बहुत एटीट्यूड से कहा था। उस गार्ड ने कहा, वो तो मैं चेक करूँगा ही, बिना चेक किए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहकर उस गार्ड ने मिस चारोजिला को 3-4 बार चेक किया। फिर भी उसने कहा, सच में तुमने और कुछ नहीं छुपाया? मिस चारोजिला ने कहा, क्या मैं अपने कपड़े उतार दूं, तब तुम्हें चैन मिलेगा, या फिर तुम मुझे नेकेड देखना चाहते हो? उस गार्ड ने कहा, हे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मिस चारोजिला ने कहा, मैं भी कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तभी वहाँ मिस्टर यांग ने आते हुए कहा, चारोजिला तुम आ गई, तुम लेट हो, मैंने तुम्हें कितने बजे बुलाया था? चारोजिला ने अपने कोट को पहनते हुए कहा, मैं क्या करूँ यांग, तुम्हें पता है ना मैं बीजिंग से आ रही हूँ, वो भी कार से, वक्त लगता है। मिस्टर यांग ने कहा, तेरी वक्त की तो मैं। फिर उसने अपनी ज़बान को संभाला क्योंकि सभी गार्ड्स उन्हें देखने लगे थे। अब इस पुलिस ऑफिसर को लेने सेक्रेटरी यांग खुद आए हैं, तो ज़रूर ये औरत जो बहुत घमंडी है, उन गार्ड्स को तो ऐसे ही लगा बहुत स्पेशल होगी, क्योंकि मिस्टर यांग यहाँ खुद है। यांग ने कहा, बकवास करने का टाइम नहीं है, रोजीला चलो मेरे पीछे। उस गार्ड ने कहा, मिस्टर यांग, इस औरत के पास से हमें हथियार मिले हैं, इनका मैं क्या करूं? और ऐसे ही इस औरत को हम अंदर जाने नहीं दे सकते प्रेसिडेंट के पास, ये डेंजरस होगा, इस औरत के ऊपर हमें भरोसा नहीं। ये सुनकर मिस चारोजिला ने मुंह बनाया और उस गार्ड को देखा। उस गार्ड ने भी मिस चारोजिला को देखा और एक सड़ा सा मुंह बनाया। सेक्रेटरी यांग ने कहा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है, और इन हथियार को ये जब जाएगी इसके हाथ में दे देना। वैसे भी ये एक चलती फिरती हथियार की दुकान है, चलो रोजीला मेरे पीछे। रोजीला ने कहा, ओके फाइन चलती हूँ, वैसे भी तुम्हारे गार्ड्स ने मेरे जूते तक उतरवा दिए। यांग ने कहा, तो इतनी हथियार लेके चलती क्या हो, तुम जानती ही थी ना कि तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलना है। मिस चारोजिला ने कहा, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, हाँ मैं जानता हूँ तुम पुलिस ऑफिसर हो, अब चलो। मिस चारोजिला ने कहा, चल तो रही हूँ, क्या उठ के चलूँ अब? वैसे भी रोजीला, अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती ना, मैं इतने शॉर्ट नोटिस में मैं तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलने तो बिल्कुल भी नहीं देता। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए 1 महीने का वक्त लगता है और तुम एक शॉर्ट नोटिस पे आई हो। मिस चारोजिला ने कहा, यांग मैं क्या करती, मेरे पास वक्त नहीं है। यांग ने कहा, किस चीज़ का वक्त नहीं है? मिस चारोजिला ने कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यांग ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम तो मुझे बता सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब मुझे बता दो तो। मिस चारोजिला ने कहा, यांग ये सीक्रेट है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये बस मैं प्रेसिडेंट को बताना चाहती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सो सॉरी माय फ्रेंड। यांग ने कहा, ओके फाइन, वैसे भी मैं पागल हो गया हूँ जब से तुम्हारा कॉल आया ये जानने के लिए कि तुम्हें आखिर प्रेसिडेंट से मिलने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई। यांग मैं नहीं बता, ठीक है नहीं बता सकती, हाँ फिलहाल छोड़ इस बात को। वैसे रोजीला तुम अपने प्रॉपर ड्रेस में क्यों नहीं हो, तुम प्रेसिडेंट से मिलने आई हो। ये कहकर यांग रुक गया और वो मिस चारोजिला को ऊपर से नीचे देखने लगा। यांग ने कहा, सीरियसली रोजीला? मिस चारोजिला ने कहा, यांग तुम जानते हो मुझे हर चीज़ परफेक्ट पसंद है और मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में तो हूँ। यांग ने कहा, रोजीला मुझे पता है तुम प्रॉपर अपने यूनिफॉर्म में हो, बट तुमने शूज़ क्यों पहन रखे हैं, तुम्हें हाई हील्स में होना चाहिए। यांग तुम जानते हो ना मुझे हील्स पसंद नहीं, वो ओमेगास पहनते हैं और मैं अल्फा हूँ। रोजीला पर तुम फीमेल हो, तुम्हें हील्स पहनना चाहिए, वही तब तक तुम्हारा यूनिफॉर्म
कंप्लीट होता और तुमने मैं तुम्हारा क्या करूं? जाओ ये हिल्स पहन के आओ, मिस्टर रोजीला ने कहा। यांग को देखते हुए यांग सीरियसली, अब मैं हील्स पहन के आऊं? अब हम प्रेसिडेंट ऑफिस के सामने खड़े हो गए हैं तो हमें प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए ना, और वैसे भी हमारे पास वक्त नहीं है। यांग ने कहा, हाँ तुम एक दिन रोजीला तुम मुझे मरवाओगी किसी दिन। ये कहकर यांग उस प्रेसिडेंट ऑफिस के दरवाजे के पास गया और उसने फिर पीछे पलट कर देखा। मिस्टर रोजीला से कहा कि रोजीला प्लीज़ प्रेसिडेंट से तमीज़ से बात करना, अपना ये एटीट्यूड मत दिखाना उन्हें, ओके? समझ गए ना तुम? मिस्टर रोजीला ने कहा, ओके यांग मैं समझ गई। ये सुनते ही मिस्टर यांग ने उस प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे को नॉक किया और कहा, प्रेसिडेंट, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मिस्टर यांग ने कहा, जा तुम यहीं रुको। ये कहकर मिस्टर यांग प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर चले गए और उन्होंने कहा प्रेसिडेंट को एक डीप बो करते हुए, प्रेसिडेंट, मिस्टर रोजीला आपसे मिलने आई हैं। प्रेसिडेंट ने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, अंदर भेजो। प्रेसिडेंट की इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनकर मिस्टर यांग को तो गूज़बम्प्स आ गए। उन्होंने कहा, जी प्रेसिडेंट। ये कहकर यांग ने मिस्टर रोजीला को अंदर बुलाया और मिस्टर रोजीला जब अंदर आई तो उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स फील हुए जो शायद किसी का भी दम घोटने के लिए काफ़ी थे। और उस ऑफिस में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि अगर जैसे एक पेन भी गिरते ना वो आवाज़ गूंज जाती। देखने में तो वो ऑफिस बहुत नॉर्मल सा था, पर उस ऑफिस के अंदर जो शख्स बैठा हुआ था उस प्रेसिडेंट चेयर के ऊपर, वो शख्स, उस शख्स का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था जो शायद इस ऑफिस के टेम्परेचर को गिरा रहा था। मिस्टर रोजीला बस उस शख्स की बैक देख सकती थी क्योंकि उस शख्स ने अपने चेयर को पीछे की तरफ किया हुआ था। मिस्टर ने कहा, प्रेसिडेंट। ये कहकर मिस्टर रोजीला ने प्रेसिडेंट को एक डीप बो किया। जैसे ही मिस्टर रोजीला ने प्रेसिडेंट को बो किया, उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर रोजीला, बहुत सुना है आपके बारे में। ये कहते ही प्रेसिडेंट ने अपनी कुर्सी घुमा ली और उन्होंने मिस्टर रोजीला को अपनी डीप आईज से देखा और कहा, और मिल भी लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और चैप्टर के साथ। मिशा, आप मुझे कहानियाँ सुना रही हैं और आपको लगता है कि ये बच्चा एक गॉड है। क्या ये कोई मजाक है? प्रेसिडेंट, ये कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। वहीं खड़ी रहो, एक कदम भी नहीं हिलना। अगर तुम हिली मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। यांग, रोजीला, प्रेसिडेंट फर्स्ट है। मिस्टर मिन है कहाँ आखिर? वो मिल क्यों नहीं रहे? मिस्टर रोजीला, मिस्टर मिन गायब हो गए। व्हाट? मिस्टर रोजीला, लाइफ को लेकर आइए, मुझे लाइफ वहाँ दिखनी चाहिए अपनी आँखों के सामने। आज का चैप्टर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाय बाय।